हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th के लिए शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सेट्स के बारे में। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैथ्स के अंदर कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, तो आप डेफिनेशन को रट्टा ना मारें। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि भाई चीज होती क्या है आखिर। जैसे सेट है तो सेट क्या होता है, केवल आपको ये पता होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसलिए केवल समझना है, इनकी डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर फर्स्ट है हमारा सेट्स। अब देखिए सेट्स क्या होता है। सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, यानी कि समूह, किसी चीजों का समूह। और वो भी कैसी चीजों का समूह जो डेफिनेट हो, निश्चित हो, जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, जो फिक्स हो, जिसके अंदर कोई चेंजमेंट ना किया जा सके। एक डेफिनेट चीजों का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, एक डेफिनेट चीजों को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है, यानी कि सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो सेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप नोट करेंगे। ठीक है, नोटबुक के अंदर नोट से बना लेना है इनके। तो सेट्स क्या होते हैं भाई, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टों का कलेक्शन जिनको हम डिफाइन कर सके, और या फिर कह सकते हैं कि डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है ना, कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं अगर सेट का, तो मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास के अंदर जितने विद्यार्थी है उनका कलेक्शन, उनका एक समूह बना लेते हैं हम, तो वो हमारा एक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एडमिशन क्लोज हो चुका है तो आपकी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, वो एक डेफिनेट चीज हो गई है। ठीक है, तो ये एक सेट होगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, मतलब आपकी क्लास के अंदर इंटेलिजेंट विद्यार्थियों की संख्या, तो ये एक डेफिनेट चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्थायी चीज नहीं है ये। क्योंकि आज जो बच्चा मान लो वीक है और कल से उसने थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी, तो वो भी क्लास का टॉपर हो सकता है। और जो आज टॉपर है उसने कल से पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है, या मेहनत करनी बंद कर दी, तो वो वापस नीचे जीरो पर जा सकता है। तो ये एक डेफिनेट चीज नहीं है। मतलब कोई भी डेफिनेट चीजों का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है, केवल समझना है, डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सेट क्या होगा, कोई भी डेफिनेट चीजों का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि द सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर आज प्रेजेंट में जितने स्कूल है, फ्यूचर में तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जितने स्कूल है उनका कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा। ऐसे ही आपके पास हो जाता है एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर जो है वो फिक्स है, अभी जो प्राइम नंबर है आने वाले टाइम में भी वही होंगे और पहले भी वही थे। मतलब नंबरों की जहां पर बात आएगी वो तो सेट है ही, क्योंकि वो एक डेफिनेट चीज है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड नंबर्स। तो ओड भी नंबर ही हुए ना, तो नंबरों की जहां पर बात आएगी वो सेट है, यानी कि ओड नंबरों का जो सेट होगा वो भी एक डेफिनेट चीज है। और मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं ये कहता हूं कि भाई मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी बुक्स लिखी उनका कलेक्शन, तो वो भी एक सेट होगा, क्योंकि प्रेमचंद जी के द्वारा जितनी बुक्स लिखी गई है वो अब फिक्स हो गई है। भाई 15 लिखी, 50 लिखी या 100 लिखी, ठीक है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है, तो वो एक डेफिनेट चीज हुई। ठीक है, या फिर मैं ये कहता हूं कि गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि आज जो अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो अच्छा परफॉर्म करे, तो उनकी संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो वो एक डेफिनेट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो जो डेफिनेट चीजों का कलेक्शन होता है वही तुम्हारा क्या होता है, सेट होता है भी। उसके बाद हम चलते हैं नोटेशन पर। मतलब नोटेशन का मतलब क्या है, केवल चीजों को समझना है। मैं फिर से कह रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है भाई, समझने की कोशिश करनी है बस। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नोटेशन। तो नोटेशन देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सेट जो होते हैं ना, उनको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एबीसीडी के बड़े अक्षरों से डिनोट किया जाता है। वो कोई जरूरी नहीं है, आप कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी से लिख सकते हैं और कैपिटल सी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नोटेशन की बात हुई, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, तो करली ब्रैकेट का यूज करके लिखा जाएगा भाई। करली ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट बोलते हैं, यही ब्रैकेट यूज होगी, इसके अलावा आप और कोई ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं सेट के लिए। ठीक है, तो सेट केवल इन्हीं ब्रैकेट का यूज करके लिखा जा सकता है, यानी कि करली ब्रैकेट का यूज करके ही सेट को लिखा जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि शुरू की अभी बच्चे 10th से 11th में होते हैं, और जैसे ही शुरू में ये चैप्टर आते हैं तो बच्चे घबरा करके मैथ को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 11th में बेस थोड़ा शुरुआत होती है, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन 12th का जो मैथ्स है वो 11th के मैथ से बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, तो आपको अभी एकदम से घबरा करके मैथ्स को नहीं छोड़ना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है बस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या है हमारे पास, तो भाई नोटेशन में हो गया कि
हमारे जो सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और लिखा कैसे जाता है, करली ब्रैकेट से लिखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा सम स्टैंडर्ड नोटेशन, मतलब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन बना दी गई है, कुछ चीजें फिक्स कर दी गई है, भाई ये अल्फाबेट इसी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, ठीक है, तो कैपिटल एन, आपको पता है नेचुरल जो आता है, नेचुरल वर्ड्स जो है उसमें पहले अल्फाबेट क्या है, एन है, तो इसलिए नेचुरल नंबरों का जो सेट होगा ना उसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से लिखेंगे। तो आपको कभी भी आपको कैपिटल एन नजर आए, आपको समझ जाना है कि जो है क्या है, ये कैपिटल एन कभी भी नजर आए तो आपको समझ जाना है कि सेट है किसका, नेचुरल नंबरों का सेट है भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्यू, तो क्यू हम किस लिए यूज करते हैं, रैशनल नंबर के लिए यूज करते हैं। रैशनल नंबर आपको पता होगा जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ना, तो रैशनल नंबरों के लिए यूज किया जाता है आपका क्यू। तो आपको क्यू कभी भी नजर आए तो आपको समझ जाना है कि भाई क्या चीज है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू पॉजिटिव से लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा भाई, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। आपको क्वेश्चन में कहीं भी क्यू पॉजिटिव नजर आए तो आपको समझ जाना है कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कैसा है, रैशनल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। और क्यू नेगेटिव नजर आए तो आपको समझ जाना है क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे भाई, नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा आर, तो आर हम किस लिए यूज करते हैं, रियल नंबर के लिए। रियल में पहला अल्फाबेट क्या है, आर है, तो अब वहां से समझ जाएंगे कि आर मीन्स क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो रियल नंबरों का कलेक्शन किससे लिखा जाएगा, कैपिटल आर से लिखा जाएगा भाई। उसके बाद आता है आपके पास जेड। जेड से किस चीज को लिखेंगे हम, इंटीजर्स को लिखेंगे भाई। जेड से किसको लिखेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, सारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 कैसे है, नेगेटिव इंटीजर है। जीरो भी पॉजिटिव इंटीजर के अंदर काउंट होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं जेड को बोल रहा हूं इंटीजर्स, तो जेड नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव लग गया तो नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, ठीक है। और जेड पॉजिटिव लिख दिया मैंने तो पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी, और सी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं। ये आपके पास एक नई चीज होगी, बाकी ये सारे तो पढ़े हुए हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे तुम्हारे छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। सी तुम्हारे लिए एक नई चीज होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। ये वैसे चैप्टर आपका आने वाला है, अगर आपके पास बुक है तो आप उठा करके देखिए, 5th चैप्टर होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वहां पर ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, ए प्लस आइटा बी, ये आपका जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट होता है, ये पहले वाला, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ ये आई लिखा हुआ है। या आई क्या चीज है, ये आइटा है, इसको आइटा बोलते हैं, ठीक है। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है भाई। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। घबराए ना आप इस चीज को देख करके, क्योंकि ये पूरा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अभी यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आई थी, इसलिए मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया इसका, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन हो गई है सेट की सेट को कैसे, मतलब कुछ नोटेशन हो गई है जिनसे हम सीधा सेट को डिफाइन कर सकते हैं। कहीं भी कैपिटल मतलब पूरा लिखने की बजाय भाई नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने की बजाय हम कैपिटल एन लिख देंगे, क्योंकि उसका मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऐसे ही सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखने के बजाय हम क्यू पॉजिटिव लिख देंगे। तो थोड़ा आप इनको मेमोराइज रखें, याद मैं खुद ही करा देता हूं आपको। N4 क्या हो जाएगा, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल में पहला अल्फाबेट आर। बस रैशनल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि रैशनल को किससे लिखा जाएगा, क्यू से। रियल में पहला अल्फाबेट आर, तो आर से लिखा जाएगा। ये इंटीजर तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जेड से डिनोट किया जाता है भाई, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में पहला सी है तो C4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सीधे याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। बेसिक थोड़ा समझ रहे हैं, हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं भाई, टाइप्स ऑफ सेट्स। आपको मैं बता देता हूं कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सी बुक यूज कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं।
इस बुक का फायदा क्या है? इस बुक का फायदा ये है कि ये 2-in-1 बुक है, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी भी इंक्लूड है और एलिमेंट तो है ही है। साथ ही ये हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि कम से कम 80% जो सिलेबस लिया जाता है एग्जाम के अंदर से वो एलिमेंट बुक से लिया जाता है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का पोर्शन भी शामिल हो गया और एलिमेंट तो है ही है। ठीक है ना, तो अच्छी बुक है। और एक चीज बता देता हूं, अगर एलिमेंट आपने पढ़ ली तो कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं भाई, सेट के प्रकार। तो पहली जो टाइप आती है, फर्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास फाइनाइट सेट। क्या आ जाता है भाई? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए नाम से पता लग रहा है फाइनाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे। फाइनाइट मतलब निश्चित भाई, है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट मतलब निश्चित होंगे, मतलब फिक्स होंगे। ये नहीं है कि भाई उसमें, मैं कहने का मतलब सीधी बात बता देता हूं आपको कि फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सके। अब एलिमेंट किसको बोल रहे हैं? जो सेट में लिखे होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं भाई, 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट बना दिया। ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है ये आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 4। ठीक है, काउंट कर रहे हैं ना, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये है हमारे पास ABCD। ठीक है, ये कैसा सेट है? ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है भाई। तो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। तो जिस सेट के एलिमेंटों को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप आती है हमारी इनफाइनाइट सेट। अब आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट में एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट में एलिमेंटों को काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो आपके कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसके एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे ये है 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, इसका मतलब काफी सारे एलिमेंट कंटिन्यू है। हमें नहीं पता कि इसका लास्ट एलिमेंट कितना है, तो इसके एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसीलिए तो इनफाइनाइट है सेट का नाम। तो सेट्स के नाम से आपको याद हो जाता है फाइनाइट मतलब निश्चित, जिसको काउंट कर सके, गिन सके, तो फाइनाइट। और इनफाइनाइट जिनको काउंट ना कर सके, गिन ना सके, मतलब इनफाइनाइट नंबर हो जिसके अंदर बहुत सारे नंबर हो जिनको हम काउंट ना कर सके, गिन ना सके, उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे भाई। एग्जांपल यहां पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप आपको क्लियर हो गई होगी सेट की। थर्ड टाइप पर चल रहे हैं भाई। तो 2 टाइप हमने पढ़ ली थी भाई, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अभी हम थर्ड टाइप देखने जा रहे हैं सेट की, वो है सिंगलटन सेट। आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहे तो आपके लिए याद करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा क्लास के अंदर ही क्लियर करा दूंगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से बस सुनते रहे आप मुझे। तो यहां पर थर्ड टाइप की आ जाती है सिंगलटन सेट। अब देखिए इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सिंगलटन में क्या आ रहा है? सिंगल आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, सिंगलटन में क्या आ रहा है? सिंगल आ रहा है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास? 1 होगा भाई। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या है? अकेला, इकलौता, तो 1 होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 1। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, साथ के साथ देख सकते हैं आप कितने एलिमेंट है। एक सिंगल एलिमेंट है 2। ठीक है, तो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। एक एग्जांपल और भी दे देता हूं। ये है, कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है भाई। क्लियर हो गया होगा आपको। नाम से याद रखना है, सिंगल मतलब एक एलिमेंट जिसमें हो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। फोर्थ टाइप आ जाती है आपकी एम्प्टी। एम्प्टी सेट, और इसी का दूसरा नाम है नल सेट, और एक और नाम है इसका वॉइड सेट। वॉइड सेट। ठीक है भाई, नाम 3 है लेकिन चीज एक ही है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। अब देखो इसमें भी आपको नाम से पता लग जाएगा भाई। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली होता है, तो मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? तुम्हारे 0 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स
क्या होंगे, 0 होंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है या फिर वॉइड सेट है। ठीक है, नाम 3 है, चीज एक ही है भाई। तो क्लियर कर ले, नाम से बंदा थोड़ी ना बदलता है। अगर किसी को हम घर पर नाम है रवि, ठीक है, और वैसे और मार्कशीट में नाम है रविंदर, तो बंदा तो एक ही है ना, नाम से थोड़ी ना कोई चीज बदलती है। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट एक ही चीज के नाम है, बस आप समझ जाए। यहाँ पर एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट से एक भी नहीं होगा। कितने एलिमेंट होंगे, 0 होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, इसके अंदर 0 लिख देते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया है क्या, 0। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और जिसमें एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो याद रखना, एम्प्टी, नल सेट या वॉइड सेट को कैसे लिखा जाएगा, खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया जाएगा भाई। खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, या फिर एक तरीका और है इसको लिखने का, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 0 लिखकर क्रॉस मार देंगे। इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फाई। याद कर लेंगे आप, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी, नल या वॉइड सेट को या तो करली ब्रैकेट से लिखेंगे आप, या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, या फिर किससे लिखेंगे, फाई से। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी या नल या फिर वॉइड सेट क्या होता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, फिफ्थ। और फिफ्थ टाइप आ जाएगी हमारी इक्वल सेट भाई। फिफ्थ टाइप क्या आ जाएगी, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है हमारा, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट क्या होगा, कोई भी दो सेट जिनको हम क्या करें, इक्वल टू में लिख दें। ठीक है, या फिर कहेंगे कि कोई भी दो सेट, एक ऐसे सेट जैसे कि ए सेट है आपके पास 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है आपके पास 1 2 2 3 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इक्वल सेट किनको बोलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, क्योंकि इससे मिलता जुलता अगली टाइप आएगी। तो इक्वल सेट किसको कहेंगे, ऐसे दो सेट जिसमें सेम एलिमेंट हो। अब तुम ये कहोगे सर सेम एलिमेंट कहां है, इसमें तो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है। भाई एलिमेंट मैच होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इसमें है, इसमें भी है, बिल्कुल। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 बार है बल्कि, है ना। और 3 इसमें है, इसमें भी है 3, बल्कि 2 बार है। तो एलिमेंट सारे मैच हो रहे हैं ना, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मैच हो रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें मैच हो रहे हैं। अब तुम कहोगे कि सर इसमें 2 टाइम्स है, इसमें नहीं है। 2 टाइम्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो मैच हो रहा है, इसके अंदर 2 है तो इसमें 2 है। ठीक है ना, तो ये दोनों सेट कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग का मतलब आना। ठीक है ना, तो बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे दो सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। और लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा भाई, ए इक्वल्स टू बी। उसके बाद सिक्स्थ टाइप आ जाती है तुम्हारी इक्वलेंट सेट। सिक्स्थ टाइप क्या आ जाती है भाई, इक्वलेंट सेट आ जाती है। ठीक है, इक्वलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट को पढ़ने से पहले हमें यहां पर एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ना पड़ेगा कार्डिनल नंबर, CA, ये पढ़ना पड़ेगा भाई। तो इस चीज को पढ़ते हैं, क्या होता है, जैसे कि आपके पास ए सेट है, हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें कार्डिनल नंबर कितने के होंगे, वो कैसे लिखा कैसे जाएगा, पहले तो ये समझेंगे। इसको ऐसे लिखा जाएगा NA, इसका मतलब है नंबर, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो आप इसमें एलिमेंट काउंट कर लेंगे, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना हुआ, इसका 4 हुआ। कार्डिनल नंबर का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। अब आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट सेट पर। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे, देखिए इक्वल सेट तो वो होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट एक दूसरे के अंदर मैच हो। और इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इस पर एक एग्जांपल दूं तो ए सेट हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और बी सेट हो जाएगा आपका ABCD। ठीक है, ये हो गया। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहां पर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो दोनों में एलिमेंटों की संख्या बराबर है, इसलिए इन दोनों सेटों को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, और इक्वल सेट क्या होता था, जिसमें सेम एलिमेंट रिपीट हो, यानी कि सेम एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं,
इक्वल सेट बोलते हैं। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज का बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बेसिक तो इतना ही था भाई इस एक्सरसाइज के लिए और इस चैप्टर का स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हमारी लगभग 20 मिनट की हो चुकी है। ज्यादा लंबी वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और वैसे भी क्लास की स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे शुरू में। जैसे ही आपका की जो है स्पीड मतलब पकड़ने लगेंगे आप चीजों को, तो स्पीड हम बढ़ा देंगे, अपनी वीडियो थोड़ी लेंथी बनाने लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।